नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूं एक एजुकेशनल वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस समय चल रही है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम चल रही है तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, जिसके तहत सभी स्टूडेंट्स को जो है अपने लिए सेलेक्ट करना था एक वोकेशनल सब्जेक्ट। तो वोकेशनल सब्जेक्ट या व्यावसायिक पाठ्यक्रम। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। फिर वो चाहे किसी भी संकाय के हो, चाहे वो बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, बीबीए के हो, बीसीए के हो, अगर उन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट में जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग लिया है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो है आपके सिलेबस जो कि एमपी हायर एजुकेशन की साइट पे डाला हुआ है, उसमें से जो वोकेशनल सब्जेक्ट जैविक खेती है उसके आधार पर जो है आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसकी एक शॉर्ट क्लास तैयार करी है, जो कि आपको परीक्षा के लास्ट मोमेंट पे तैयारी करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो ये क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देखें बिना स्किप किए। और इस वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको एक प्रकार के कम्युनिकेशन के तौर पे सुने, जिससे कि क्या होगा कि वार्तालाप के तौर पे अगर आप सुनेंगे तो आपको चीजें समझ में भी आएगी। जब आप बैठे हैं और आपने अगर वीडियो चला दिया है तो कान में जब आप मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो चीजें समझ में आएगी और आप एग्जाम में अच्छी तरीके से उसको लिख पाएंगे। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि अगर आप लोग कई स्टूडेंट्स की ऐसी आदत होती है कि वो रटन विद्या मतलब कि उसको बार बार बाई हार्ट करते हैं, और बाई हार्ट करने में क्या हो जाता है, ज़्यादा रटने से ये होता है कि अगर उसमें से कुछ चीज़ वो भूल जाते हैं तो उनको फिर आगे का कुछ लिखना नहीं आ पाता। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को कम से कम 4 या 5 बार बिना स्किप किए सुने, तो जिससे कि आपका बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम का प्रिपरेशन हो सकता है। तो हाँ स्टूडेंट, आपको जैविक खेती में टोटल 3 यूनिट पढ़नी रहेगी फाइनल ईयर में। तो जैविक खेती में आपको टोटल 3 यूनिट हैं और उन 3 यूनिट में जो है अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट यूनिट है उससे हम स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी काय के ऊपर बेस्ड है। आपकी फर्स्ट यूनिट जो बेस्ड है वो है जैविक सस्य विज्ञानी या एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के बारे में। अब एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस क्या होती है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जैविक कृषि पद्धतियां या ऑर्गेनिक एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस ये ऐसी कृषि विधियां होती है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मिट्टी, पौधों और जानवरों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, जबकि सिंथेटिक रसायनों का उपयोग न्यूनतम या शून्य रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जैविक जैविक एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैविक कृषि पद्धतियां का यूज करते हैं, तो उस समय हम ये चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि प्रकृति जो है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। प्रकृति में चाहे वो पौधा हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो जानवर हो, सभी स्वस्थ रहें। और इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर या सिंथेटिक रसायन का उपयोग जो है या तो बिल्कुल ही न्यूनतम करेंगे या फिर बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जैविक कृषि पद्धतियों के मुख्य पहलू क्या होते हैं, तो जैविक कृषि जो करते हैं उनके मुख्य जो पहलू होते हैं, जो एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या रहते हैं कि एक तो मिट्टी का स्वास्थ्य, मतलब कि अगर हम मिट्टी में जो है किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं डालेंगे तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि केमिकल अगर हम डालेंगे तो एक पॉइंट के बाद में जो है मिट्टी पूरी तरह से खराब हो जाएगी या उसके पूरे जो पोषक तत्व है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में कीटनाशकों का कम उपयोग, तो इसमें हम जो है कीटनाशक का उपयोग नहीं करते हैं या फिर बहुत ही कम करते हैं। तो अगर कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते तो उसकी जगह हम जैविक कीटनाशक यूज कर सकते हैं, जैसे कि
नीम का बना हुआ जो ऑयल रहता है उसको भी छिड़क सकते हैं, और या लहसुन जो रहती है उससे उसका जो पाउडर तैयार करके उसको पानी में डाल के उसको उसका भी छिड़काव कर सकते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड्स। उसके बाद में पशुधन प्रबंधन। जैविक पशुधन में पशुओं को प्राकृतिक वातावरण में पाला जाता है और उन्हें सिंथेटिक फीड या दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है। तो मतलब कि जो पशु रहते हैं उनका भी बहुत ज्यादा इसमें ख्याल रखा जाता है। जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो जैविक खेती में पौधों और जानवरों की विविधता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण। जैविक खेती का लक्ष्य पर्यावरण को संरक्षित करना और प्रदूषण को कम करना भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम जैविक खेती करेंगे तो पर्यावरण जो है वो अपने आप ही संरक्षित हो जाएगा, क्योंकि खेत की जो मिट्टी है वो भी अच्छी उपजाऊ हो जाएगी, और खेत की मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो कि मिट्टी के लिए अच्छे रहते हैं, उनकी भी संख्या बढ़ आएगी, तो वो अपने आप ही जो है खेती में जो जब अपन खेती करेंगे तो उस समय जो है ज्यादा से ज्यादा अपने को उपज प्राप्त होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जैविक कृषि पद्धति अपनाने का लाभ। अब इसका लाभ क्या क्या होता है? पहला तो ये होता है कि पर्यावरण के लिए बेहतर होती है जैविक खेती। दूसरा होता है स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहती है, कि इससे बना हुआ जो फूड रहता है वो सबको स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है हम बहुत ज्यादा केमिकल युक्त जो है अनाज और ये सब यूज करते हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार की बीमारियां व्यक्तियों को होती है। हर घर में जो है कोई ना कोई मेडिसिन खा रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यही है। अधिक टिकाऊ। जैविक खेती एक टिकाऊ खेती प्रणाली है जो मिट्टी को जैविक खेती एक अधिक टिकाऊ खेती प्रणाली है जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। उसके बाद में आर्थिक रूप से फायदेमंद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम जैविक खेती से बने हुए जो उत्पाद रहते हैं वो जो है अधिक मूल्य पे बिकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है आजकल कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना चाहता। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत में जैविक खेती की क्या स्थिति है। तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो इंडिया में जैविक खेती की क्या स्थिति, इसके बारे में बात करें तो भारत में जैविक खेती जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत जैविक किसानों की संख्या के मामले में दुनिया के पहले स्थान पर है, परंतु लेकिन जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के मामले में 9वें स्थान पर है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है ये 9वें स्थान पे आ रहा है अपना देश। और 2019-20 में जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत 3.67 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र था, और मध्य प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य है, जिसके बाद राजस्थान है और उसके बाद में महाराष्ट्र का स्थान है। तो हम अभी बात कर रहे हैं भारत में जैविक खेती की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। तो भले ही हमारे यहाँ जो है जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या है, पर क्षेत्रफल के आधार पे जो है हम 9वें स्थान पर हैं। और 2019-20 की अगर बात करें तो जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत कुल 3.67 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र अपने यहाँ जैविक खेती का था, और मध्य प्रदेश जो है वो जैविक खेती प्रमाणीकरण के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य है। उसके बाद फिर राजस्थान की बारी आती है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र की बारी आती है। अब वही चीज मैं फिर वापस से रिपीट करने वाला हूं दोस्तों कि जैविक खेती का महत्व। तो जैविक खेती का महत्व ये हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं ये चीज वापस से रिपीट होके आएगी। तो आपको एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा कि मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूं तो मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस भी हाईलाइट करूंगा कि आपको ध्यान में रहे कि यही क्वेश्चन जो है और या यही सेंटेंस जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको हर क्वेश्चन में कहाँ पे उस चीज को इस्तेमाल करना है। अब जैविक खेती के महत्व की बात आई तो फिर वही वाली बात कि पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो जैविक खेती जो है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो जिससे कि क्या होता है
कि पर्यावरण संरक्षित होता है, मतलब कि मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनी रहती है। पानी में किसी भी प्रकार का जो है केमिकल नहीं रहता है, क्योंकि खेती में अपन जब खेती करेंगे तो उसमें अपन पानी जो है वो उसमें किसी भी प्रकार की जो है रासायनिक केमिकल जो फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, तो वो अपने आप ही जो पानी भी है तो वो अच्छा रहेगा। उसके बाद में स्वस्थ भोजन अपने को प्राप्त होएगा। आर्थिक लाभ, जैविक खेती करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ खेती होएगी और फिर बाद में उससे जो है उपज अच्छी होगी, तो अपने आप ही किसानों को जो है बहुत फायदा होगा। हालांकि अभी जो रासायनिक खेती करके लोग यूं सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा बम्पर आवक हो रही है, उनके पास में बहुत ज्यादा वो हो रहा है, पर वो केमिकल खेती, अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे तो एक पॉइंट के बाद में उनकी जो खेती है वो कितना उसमें खाद डालेंगे, केमिकल से कब तक बनाएंगे। एक पॉइंट के बाद में जो है लोग केमिकल से बना हुआ भोजन करना ही बंद कर देंगे, चाहे उनको ज्यादा कीमत दे करके जो है ये जो जैविक खेती से बने हुए जैविक अनाज जो है वो उसको लेना ज्यादा पसंद करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन, परंपरागत खेती बनाम जैविक खेती। अब परंपरागत खेती मतलब कि कन्वेंशनल फार्मिंग और वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो कन्वेंशनल फार्मिंग मतलब कि जो परंपरागत तौर पे हम लोग करते आ रहे हैं, वो उसके उसके उसका जो है अपन उसका जो है कंपैरिजन करते हैं काय से, जैविक खेती से। तो परंपरागत खेती जिसे रासायनिक खेती भी कहते हैं, तो मतलब कि परंपरागत खेती को रासायनिक खेती भी कहते हैं, खेती भी कहा जाता है। सिंथेटिक रसायनों और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके अधिक उपज प्राप्त करने पर केंद्रित है। तो मतलब कि जो खेती हम लोग कर रहे हैं वो कौन सी खेती है, वो रासायनिक खेती है। मतलब कि अपन उसमें रसायन अलग अलग केमिकल को इस्तेमाल करके जो है हम लोग खेती कर रहे हैं, जो कि उससे उपज तो अपने को अच्छी प्राप्त हो रही है, पर उस उपज में बहुत सारा केमिकल है जो कि खेत के लिए भी गलत है और इंसानों के लिए भी वो चीज गलत है। दूसरी ओर जबकि जैविक खेती जो रहती है वो क्या किस पे डिपेंड है, प्राकृतिक इनपुट और टिकाऊ प्रथाओं पर को प्राथमिकता देती है, जो मिट्टी और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। परंपरागत खेती की अगर बात की जाए तो उसमें रसायन का उपयोग होता है। आपको ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है कि परंपरागत खेती तो कौन सी हो गई, उसमें क्या होता है, एक तो रसायन का उपयोग होता है, एक उत्पादन पे ध्यान दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बम्पर आवक हो जाए, भले उसमें कितना भी रसायन आप डाल दो, यही सोच होती है। उसके बाद में पर्यावरण प्रभाव, उनको मिट्टी का क्षरण, जल प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, इससे कुछ भी मतलब नहीं होता है। उनका तो बस एक ही काम रहता है, और कि भले जैव विविधता को कितना भी नुकसान हो जाए उससे भी उनको कोई लेना देना नहीं होता है, किसमें, परंपरागत खेती में। उसके बाद में उदाहरण के तौर पे जो है एक ही फसल को बार बार लगाते रहते हैं, कि भाई मान लो अगर सोयाबीन से फायदा हो गया सोयाबीन ही लगाते रहेंगे, गेहूं से फायदा होगा तो गेहूं ही लगाते रहेंगे। तो अब वो क्या है, क्रॉप का रोटेशन नहीं कर रहे हैं। अब ज्यादातर किसान क्या कर रहे हैं, एक बार सोयाबीन लगा देंगे, एक बार गेहूं लगा देंगे, एक बार सोयाबीन लगा देंगे, एक बार गेहूं लगा देंगे, पर और फसल तो आप लगा नहीं रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि वो एक ही तरीके के जो केमिकल्स जो हैं, एक ही तरीके के जो है तत्व उसमें खेत पे जा रहे हैं, बाकी तरह के तत्व उसमें नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सोइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। जैविक खेती की अगर बात की जाए तो जैविक खेती में क्या होता है, प्राकृतिक इनपुट, जैविक खाद इस्तेमाल की जाती है। जैविक खेती में हरी खाद इस्तेमाल की जाती है, कवर फसलें इस्तेमाल की जाती है, लाभकारी कीटों का उपयोग किया जाता है। स्थिरता की बात की जाए तो इससे जो है मिट्टी अच्छी रहती है, पारिस्थितिक तंत्र अच्छा रहता है, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है, और जैव विविधता जो है वो बढ़ती है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। मतलब कि मिट्टी के अंदर अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु है वो ज्यादा पनपते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। फिर उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो फसल का चक्रण होता है, क्रॉप रोटेशन होता है। फिर मल्चिंग होती है। मल्चिंग मतलब कि क्या होता है कि आपने देखा होगा कई खेतों में जो है मिट्टी को ढक के रखा जाता है, जिससे कि जो है मिट्टी में क्या होता है कि
किसी भी तरीके के जब जब मिट्टी में कुछ चीजों को लगाया जाता है तो ऊपर से जो है उसको कवर कर दिया जाता है कि बाहरी तौर पे उसको किसी प्रकार के जो ज्यादा ज्यादा सनलाइट ना मिले, ज्यादा जो है एक्स्ट्रा मात्रा में सनलाइट ना मिले, एक्स्ट्रा मात्रा में जो है उसमें नमी ना पहुंचे। तो ये उसकी प्रोसेस होती है। और कंपोस्ट, तो कंपोस्ट मतलब कि कंपोस्ट खाद कैसे बनती है? किचन वेस्ट से निकलने वाली जो खाद मटेरियल्स रहते हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो फ्रूट्स के छिलके हैं, वो कुछ भी हो, तो उन सब से जो है जो खाद तैयार की जाती है। और कीट नियंत्रण, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब अपन मुख्य तौर पे अगर अंतर की बात करें कि जैविक खेती और आपकी परंपरागत खेती में क्या अंतर है, तो अगर रसायन का उपयोग की बात करें तो परंपरागत खेती में बहुत ज्यादा मात्रा में रसायन यूज किया जाता है, जबकि जैविक खेती में जो है रसायन जो है या तो बहुत ही कम यूज किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। उपज की बात करें तो उपज जो है परंपरागत खेती में उपज तो बहुत ज्यादा होती है, पर जैविक खेती में थोड़ी कम होगी या मध्यम होगी, पर जो भी रहेगा वो अनाज जो है बहुत ही ज्यादा पोषण से भरपूर अनाज होगा। पर्यावरण प्रभाव, पर्यावरण में जो है परंपरागत खेती का नकारात्मक प्रभाव रहेगा और जैविक खेती का जो है पॉजिटिव इफेक्ट होगा पर्यावरण को, मतलब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा जैविक खेती से। स्थायित्व की बात करें तो इसका स्थायित्व कम है परंपरागत खेती का, और जैविक खेती का स्थायित्व उच्च है। मतलब कि थोड़े समय में के लिए अपने को अच्छा लग रहा है कि भाई अपन बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, बहुत आवक हो रही है परंपरागत खेती में, पर आगे चल करके वो जो है बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली है। उसके बाद में निष्कर्ष की बात करें तो जैविक खेती परंपरागत खेती से ज्यादा अधिक टिकाऊ है और पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन इसकी प्रारंभिक लागत अधिक हो सकती है। तो स्टार्टिंग तौर पे क्योंकि आपने मिट्टी को पूरी तरीके से खराब कर रखा है, तो उस मिट्टी को धीरे धीरे ही वो जो है वापस से अपने मूल रूप पे आ सकेगी, इसलिए स्टार्टिंग में जो है ये ज्यादा अधिक लागत की हो सकती है और उपज जो है वो कम हो सकती है। हालांकि जैविक खेती से मिट्टी और पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता में सुधार होता है और जैव विविधता में भी वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि फसल उत्पादन या उपज, परिभाषा, सिद्धांत एवं लाभ। एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन डेफिनिशन, प्रिंसिपल एंड बेनिफिट्स की हम बात करते हैं। तो कृषि फसल उत्पादन से तात्पर्य क्या होता है? फसलों को उगाने और उनकी देखभाल करने की प्रक्रिया से होता है। तो इसमें बीज बोना, सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग और अंत में फसल को काटना शामिल होता है। कृषि के सिद्धांत में फसल चक्रण, मिट्टी का प्रबंधन और सतत कृषि शामिल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कृषि फसल उत्पादन, तो मतलब कि कृषि में फसल का उत्पादन कैसे होता है। सीधी सी बात है, आप मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो विलेज या इधर से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे जो है उनको कृषि का काफी अच्छा नॉलेज होता है। तो उन्हें के लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आम चीज है, जो कि वो दैनिक तौर पे उस चीज को देखते हैं। तो वही चीज है कि इसमें पहले तो बीज बोते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, फिर उसमें कीटनाशक डालते हैं और आखिरी में फसल को काटने का काम करते हैं। और इस सिद्धांत में जो है, इसके जो सिद्धांत की अगर बात करें तो इसके सिद्धांत में क्या है? कृषि के सिद्धांत में फसल का चक्रण होता है, क्रॉप रोटेशन होता है, मिट्टी का प्रबंधन होता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है और सतत कृषि शामिल है, मतलब कि लगातार खेती जो है इसमें शामिल है। कृषि के लाभों में भोजन और फाइबर का उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है। तो मतलब कि कृषि करने से जो है पर्यावरण को बढ़ावा भी मिलता है। और आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप ये कह सकते हैं कि खेती करने से जो है खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्य और अन्य सामानों के उत्पादन से संबंधित कला, विज्ञान या अभ्यास है। फसल उत्पादन से मतलब कि फसलों को लगाना होता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। मिट्टी का प्रबंधन, मिट्टी के प्रबंधन की अगर बात की जाए
तो मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए विभिन्न प्रथाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता की जांच, खाद का उपयोग और कटाव को रोकना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी हम बात कर रहे हैं कृषि फसल उत्पादन की। तो आप जानते हैं कि कृषि में जो है फसल उत्पादन कैसे होता है। तो कृषि में जो है फसल उत्पादन जो है वो ऐसे होता है कि किसान क्या करते हैं, किसान जो है वो पहले तो जो खेत को तैयार करता है, खेत को तैयार करता है, उसके बाद में उसमें बीज बोता है, बीज बोने के बाद में जो है उसमें उसमें जो पानी देगा, पानी देने के बाद में जब पौधा उगेगा उसमें खाद डालेगा, उसमें इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डालेगा और फिर बाद में जाके जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसको काटेगा और उसको फिर वो बेचने का कार्य करेगा। तो ये सारी प्रोसेस आपको, अगर आपको क्वेश्चन आता है कृषि फसल उत्पादन के बारे में, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसमें आपको लिखना है। और अगर इसमें आपसे सिद्धांत पूछा जाता है तो सिद्धांत में आप बता दोगे कि एक तो फसल चक्रण का सिद्धांत होता है, एक मिट्टी प्रबंधन का सिद्धांत होता है और एक होता है आपका सतत कृषि का सिद्धांत इसका होता है। अब अपन इसके लाभ की बात करते हैं। तो लाभ की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, भोजन और फाइबर का उत्पादन होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन होता है, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने का कार्य इसका होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी अपन जो है कृषि फसल उत्पादन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फसल पादपों का सस्य विज्ञानी वर्गीकरण। तो मतलब कि जो फसली जो पौधे रहते हैं उनको जो है अपन अलग अलग तौर से जो है डिफाइन करते हैं। तो कौन कौन से तौर पे हम उसको डिफाइन करते हैं इसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो फसल पौधों का शासी वर्गीकरण जो है, अगर उसकी बात करें तो फसलों का को अनेक उपयोग होते हैं, कृषि में भी इनकी भूमिका रहती है या अन्य मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये वर्गीकरण फसलों के अध्ययन और प्रबंधन में मदद करता है। तो जैसे कि आपने, अगर आप बायो के स्टूडेंट अगर होंगे तो आप जानते हैं कि वर्गीकरण कैसे करते हैं। जैसे कि अपन प्लांट है, किसी पौधे की बात करें तो पौधा जो है वो अलग अलग प्रजाति का पौधा होता है, उसको अलग अलग तौर पे वर्गीकृत किया जाता है कि भाई ये इस कुल का है, ये इस फैमिली का है, इसका जीनस ये है, ये स्पीशीज है, ये उस डिवीजन का है, ये उस ऑर्डर का है। ऐसे अलग अलग भागों में उसको अपन डिवाइड करते हैं। तो ये सब चीजें हम करते हैं काय में, वर्गीकरण में। तो इसी तरीके से जो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है कि फसली पौधे, मतलब कि जो एग्रोनॉमी अगर अपन करते हैं, अपन कृषि करते हैं, तो कृषि में जो है अलग अलग प्रकार के जो पौधे रहते हैं, अपन जो अलग अलग प्रकार से जो कृषि करते हैं, तो उसमें जो है उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो इनका वर्गीकरण करने का जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि पहले तो फसलों को अलग अलग प्रकार में बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं कि एक फसल तो आपकी हो गई खाद्य फसलें। खाद्य फसलों में क्या ले लिया हमने, गेहूं ले लिया, चावल ले लिया, मक्का ले ली, ज्वार ले लिया, दालें ले ली, फलियां ले ली, फल ले लिए। एक और उनने फिर ले ली औद्योगिक फसलें। मतलब कि उनने क्या करा, खाद्य फसलें तो ऐसी फसलें ले ली जो कि अपन खाते हैं मतलब कि कैसी फसलें कि गेहूं, चावल, मक्का, दाल, फलियां, फल, सब्जी, ये सब ले लिया। उसके बाद में औद्योगिक फसलों में किसको डिवाइड कर दिया, औद्योगिक फसलों में कह दिया उनने कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, मूंगफली है, अरंडी है, तिल है, ये सबको जो है उनने औद्योगिक फसलों में, क्योंकि इनका इंडस्ट्रियल यूसेस ज्यादा है। उसके बाद में चारा फसलें, अब कुछ जो है जई है, बाजरा है, सोयाबीन है, गेहूं है और मक्का है, इनको जो है चारा फसलों के इनका जो बचा हुआ भूसा जो रहता है उसको भी उपयोग में चारे के तौर पे जो लिया जाता है। उसके बाद में फाइबर फसलें कौन सी हुई, आपका जो कपास हुआ, आपका जो जूट हुआ, ये फाइबर फसलें हो गई। उसके बाद में तेल फसलें, सरसों हो गई, सोयाबीन हो गई, उसके बाद में मूंगफली हो गई, तिल हो गई, ये सब क्या हो गई आपकी तेल वाली फसलें। उसके बाद में सजावटी फसलें मतलब कि कौन सी हो गई, फूल हो गई, सजावटी पौधे हो गए। तो अब आप देखिए कि इन्होंने क्या करा
कि जो एग्रीकल्चर के द्वारा जो फसलें होती है अलग अलग प्रकार की, उनको अलग अलग वर्गीकृत कर दिया। अलग अलग वर्गीकृत कैसे कर दिया कि एक तो हो गई आपकी खाद्य फसलें, जो कि गेहूं चावल वगैरह हो गया, आपका मक्का हो गया, ये जो खाते हैं वो हो गई। उसके बाद में जो उद्योग के तौर पे, इंडस्ट्रीज के तौर पे काम में आती है, जैसे कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, मूंगफली है, ये हो गई। उसके बाद में आपका चारा फसलें, मतलब कि आपके जो जई है, जौ है, बाजरा है, सोयाबीन, गेहूं, मक्का, ये हो गई। इनसे, इनको जब निकालते हैं तो इनमें से जो है चारा बचता है, तो वो चारा काम में आता है। फिर फाइबर फसलें कौन सी हो गई, कपास है, जूट है, ये फाइबर हो गई। तेल फसलें जो है जिनसे तेल निकलता है, सरसों है, सोयाबीन है, मूंगफली है। फिर सजावटी फसलें, मतलब कि जो फूलों वाली जो रहती हैं या सजावटी फूलों वाली होती है। फिर अलग अलग ऋतु में जो फसलें लगाती हैं उसके हिसाब से जो खरीफ फसल अलग होती है और रबी फसल अलग होती है, ये तो आप सब जानते हैं। उसके बाद में पौधों के प्रकार के आधार पे तो वह कुछ फसलें वार्षिक होती है, कोई द्विवार्षिक होती है, कोई 12 मासी होती है। अब फसलों का वर्गीकरण का महत्व क्या होता है? तो फसलों के वर्गीकरण का महत्व होता है कि फसलों का अध्ययन और प्रबंधन आसान हो जाता है। तो मतलब कि अगर अपन चीजों को अलग अलग सेपरेट करके जैसे रख देते हैं तो अपने को मालूम रहता है कि हाँ भाई, जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में भी अलग अलग डिब्बे में अलग अलग स्टिकर लगा के रख देंगे, तो आपको ये रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये रखा, वहां पे वो रखा। तो इसी तरीके से आप जो है अगर फसलों को भी अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं तो आपको इससे फायदा ही होता है। फसलों के लिए उचित देखभाल हो जाती है और प्रबंधन भी आसान हो जाता है। विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों और तकनीकों का निर्धारण करता है। मतलब कि अलग अलग प्रकार की जो फसलें रहती है वो अलग अलग तरीके से उनको जो लगाया जाता है, तो उनकी जो तकनीक रहती है उसका भी निर्धारण हो जाता है कि हाँ भाई, अपने को मालूम रहे कि ये इस तरीके की फसल है तो इसमें ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी इसको लगाने के लिए, उस तरीके की तो उस तरीके की टेक्निक इस्तेमाल होगी। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में भी ये मदद करता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ लिए, आप लोगों को याद होना चाहिए। नाम से ही मैंने आपको क्लियर करा है, हर एक टॉपिक के नाम में ही उसका आंसर लिखा है। और आप लोग तो कृषि से ही जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए तो ये बिल्कुल आसान चीज है। मैं तो बस आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ दोस्तों, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक मार्गदर्शन दूं और वो उस पॉइंट तक पहुंच जाएं कि उनको आखिरकार परीक्षा में क्या लिखना है और कैसे वो अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो था एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस, मतलब कि खेती, कि भाई खेती कैसे करते हैं, वही चीज थी। उसके बाद में आपका जैविक खेती के लिए स्थितियां भारत में क्या थी, तो भारत में जो है जैविक खेती कैसी होती थी, है ना। तो भारत में जैविक खेती के अपन ने बात करी कि बहुत सारे लोग जैविक खेती करते हैं, पर फिर भी 9वें स्थान पे है और मध्य प्रदेश सबसे आगे चल रहा है जैविक खेती के उसमें, फिर राजस्थान आ रहा है, फिर महाराष्ट्र आ रहा है। फिर आपसे पूछ लिया कि परंपरागत खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है, तो आपको पता है कि एक नॉर्मल खेती जो अपन कर रहे हैं कि भाई अपन अलग तरीके के केमिकल खाद मिला रहे हैं और वो बम्पर आवक तो हो रही है, पर वो जो है आगे तक के लिए सस्टेनेबल नहीं है और जो है अपने एनवायरमेंट के लिए भी वो खराब है और इंसानों के स्वास्थ्य के लिए भी वो खराब है और मिट्टी के लिए भी वो चीज खराब है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सब चीजों के लिए अच्छी है। तो इन दोनों के बीच में जो है अपन ने डिफरेंस पता किया। फिर एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन, कृषि फसल उत्पादन। कृषि फसल उत्पादन क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसमें लिख ही देंगे कि भाई कृषि जो फसलें हैं उनको कैसे उत्पादन करते हैं। वही खेत तैयार करते हैं, बीज बोते हैं, फिर बाद में उसमें पानी देते हैं, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसमें खाद देते हैं, फिर वो उसमें अलग अलग प्रकार के कीटनाशक डालते हैं। तो यही सब चीजें उसमें उसके अंतर्गत आएगी। उसके बाद में फसलों को जो है अपने हमने एग्रोनॉमी के हिसाब से जो है फसलों को अलग अलग भागों में बांट दिया। मैंने आपको बताया था कि तेल वाली फसलें अलग हो गई, उसके बाद में आपकी जो खाद्य फसलें वो अलग हो गई, आपके उद्योग में उसमें आने वाली फसलें अलग हो गई, आपकी चारा वाली फसलें हो गई अलग हो गई, आपकी फाइबर वाली फसल अलग हो गई, आपकी सजावट वाली फसल अलग हो गई। फिर आपका जो आखिरी टॉपिक है इस फर्स्ट यूनिट का वो है फसल उत्पादन पद्धतियां, मोटा अनाज, दाल, सब्जी तथा फल, मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन मेथड, मिलेट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो फसल उत्पादन में मोटा अनाज, दाल, सब्जियां और फल
जैसे विभिन्न प्रकार की फसलें शामिल है, जिनमें से प्रत्येक को उगाने के लिए विशिष्ट पद्धतियों और प्रबंधन तकनीकों की आवश्यकता होती है। मोटे अनाज जैसे बाजरा, मक्का, रागी और अन्य को जलवायु अनुकूल और पौष्टिक माना जाता है। दालें जैसे चना, मटर और मसूर प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है, जबकि भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सब्जियां और फल, जैसे कि टमाटर है, प्याज है, खीरा है और विभिन्न प्रकार के फल पोषण और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो ये सब चीजों का मतलब ये है कि फसल उत्पादन मतलब कि हम जो है हर तरीके का अनाज लगाते हैं, हम हर तरीके की दाल लगाते हैं, हम हर तरीके की सब्जी लगाते हैं और हम हर तरीके के फल लगाते हैं। तो इसी के बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे उसको लगाते हैं। तो अगर मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज में जो उगाने की तकनीक कैसी होती है, इसको जो है अधिक सूखा और गर्म क्षेत्र में उगाया जा सकता है। मोटा अनाज जो रहता है वो सूखे और गर्म क्षेत्र में उगता है और इसको कम पानी और मिट्टी की आवश्यकता, क्योंकि वे कम पानी और मिट्टी की आवश्यकता के साथ पनपते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है मोटे अनाज की, कि ये पौष्टिक होते हैं और कम पानी की आवश्यकता होती है इनको। जो मोटा अनाज जो रहता है ये पौष्टिक ज्यादा रहता है और इसको कम पानी की आवश्यकता रहती है और उन्हें कई प्रकार के जलवायु में भी उगाया जा सकता है मोटे अनाज को। तो मोटे अनाज का एग्जाम्पल हो गया आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सब जो है मोटा अनाज है। उसके बाद में हम दालों की बात करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पल्सेस। तो अब दाल की बात कर रहे हैं, तो दाल को उगाने की तकनीकों की अगर बात करें तो दालें मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करने में मदद करती है। तो जो दालें रहती है, जो पल्सेस रहती है, उनको अपनी ग्रोथ के लिए जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन जो है वो उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो रहता है उसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो बैक्टीरिया मिट्टी में भी पनप जाता है, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती है। तो इसलिए सभी तरीके की, अभी मैंने आपको बताया था कि सभी तरीके की खेती करना चाहिए, तो वो इसीलिए कि सब तरीके के जो अलग अलग जीव है वो मिट्टी को फर्टाइल करने का काम करते हैं। अब दालों को कैसे उगाएंगे? दालें मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करने में मदद करती है, जिससे आगे की फसलों के लिए मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। और विशेषताएं क्या होती है कि वे प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है और भारतीय आहार के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। और उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो चना, मटर, मसूर, उड़द और मूंग, ये सब एक दालों के प्रकार है। तो आपको समझ में आया कि दालों के बारे में बता दिया मैंने। अब मैं बता रहा हूँ आपको सब्जियों के बारे में। तो इनको उगाने के लिए क्या है, सब्जियों के लिए मिट्टी और पानी की अच्छी निकासी की आवश्यकता होती है। अच्छी मिट्टी चाहिए और अच्छी पानी की निकासी होना भी जरूरी है। अब क्या है, इसकी विशेषताएं क्या रहती है? इसकी विशेषताएं ये रहती है कि विभिन्न विटामिन, मिनरल और फाइबर प्रदान करती है। तो मतलब ये क्या करती है कि बहुत सारे विटामिन, ये आपकी जो सब्जियां रहती है ये आपको बहुत सारा जो है विटामिन देती है और मिनरल देती है और फाइबर देती है। उसके बाद में उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो टमाटर, प्याज, खीरा, आलू और बैंगन इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद में फ्रूट की बात की जाए, फलों की अगर बात की जाए तो फल की बात की जाए तो उगाने की तकनीकें क्या होती है? फलों के पेड़ या पौधे उगाने के लिए उचित जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता होती है। और इसकी विशेषता क्या है? वे विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो मतलब कि फल में क्या है, बहुत सारा विटामिन होता है, बहुत सारा मिनरल होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, फलों का एग्जाम्पल आम, केला, संतरा, सेब, अंगूर इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो फसल उत्पादन के लिए कौन कौन से चरण होते हैं? मिट्टी तैयार करते हैं, बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार को नियंत्रित करते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर भंडारण करते हैं। और फिर इसका लाभ क्या होता है कि लाभ ये होता है कि आर्थिक लाभ होता है किसानों को इससे। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हुआ आपकी फर्स्ट यूनिट। तो मेरे ख्याल से दोस्तों फर्स्ट यूनिट आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को बार बार अगर आप देखेंगे, आपने कम से कम 3 या 4 बार या इवन 5 बार आपने देख लिया, कभी किसी पॉइंट पे आपको लग रहा है थोड़ा सा जल्दी हो रहा है तो आप उसको जो है थोड़ा सा स्लो स्पीड में भी सुन सकते हैं।
तो आप अगर इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार देख लेंगे लगातार बिना स्किप किए, तो आपका ये पेपर जो है यूं ही तैयार हो जाएगा। फिर अलग से आपको किसी चीज के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप इस सब चीज से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो अब यूनिट 2 की बात करें, तो यूनिट 2 में जो है आपका पहला टॉपिक है उद्यान संरचना के बारे में, कि उद्यान संरचना के उपकरण एवं तकनीक, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गार्डन डिजाइन। तो इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उद्यान संरचना में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीकों के बारे में अगर बात की जाए, तो उद्यानिकी भू निर्माण और कृषि से संबंधित उपकरणों और तकनीकों को संदर्भित करती है, जो पौधों की वृद्धि, संरक्षण और प्रबंधन में सहायता प्रदान करती है। इसमें हाथ से चलने वाले औजार, मशीनरी और विभिन्न तकनीकों का समावेश होता है। तो मतलब कि अपन टूल्स और टेक्निक्स की बात करें तो कहाँ के जो यंत्रों का अपन या उपकरणों का अपन यूज करते हैं, अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, काय के लिए? खेती करने के लिए, ये इसमें पढ़ना है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्यान संरचना के उपकरण एवं तकनीक, तो आपको ये लिखना है इसमें कि उद्यानिकी भू निर्माण और कृषि से संबंधित उपकरणों और तकनीकों को संदर्भित करती है, जो पौधों की वृद्धि, संरक्षण और प्रबंधन में सहायता प्रदान करती है, और इसमें हाथ से चलने वाले औजार, मशीनरी और विभिन्न तकनीकों का समावेश भी होता है। अब उद्यान संरचना के उपकरण कौन कौन से हैं? मान लीजिए हाथ से चलने वाली चीजें तो क्या हो गई आपकी? कैंची हो गई, चाकू हो गई, चाकू हो गया, आरी हो गई, कुदाल हो गई, कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, ट्रॉवेल हो गया, कांटा हो गया। ये सब चीजें जो है बागवानी के कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। फिर मशीनरी की बात करें तो घास काटने की मशीन आती है, उसके बाद में स्प्रेयर आते हैं, और ये जो है बागवानी करने में ये चीजें काम में आती है। फिर सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर आता है, ड्रिप सिस्टम आता है, रेन गन आती है। रेन गन आपने देखी होगी कि इस तरीके का एक वो स्टैंड रहता है, उसमें एक इस गन के शेप की एक जो लगी रहती है मशीनरी टाइप की, और उसमें पानी का प्रवाह होता है, और वो एकदम से जो ऐसी चलती है, जिधर भी उसका मुंह कर देते हैं वो उठती जगह को, जैसे ऊपर से बारिश हो रही है ऐसा लगता है, और इस तरीके से वो जो है खेतों में पानी पहुंचाती है। संरक्षण उपकरण की बात करें तो जैविक नियंत्रण जाल और अन्य उपकरण पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। उसके बाद में उद्यान संरचना की तकनीकें, तो क्या क्या तकनीक है उद्यान को संरचना करने के लिए, क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है? तो पहले तो भूमि की तैयारी की जाती है, मतलब कि मिट्टी की जांच की जाती है कि भाई मिट्टी जो है वो कैसी है, यहाँ की क्या कुछ कमी तो नहीं है मिट्टी में, वो किया जाता है। फिर प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण मतलब क्या होता है कि पौधों को लगाने, स्थानांतरित करने और स्वस्थ रूप से विकसित होने में मदद करने की टेक्निक होती है। फिर सिंचाई की बात करें तो पानी के उचित प्रबंधन के लिए तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर। फिर बीज प्रबंधन, मतलब कि बीज जो बोने के पहले उनको देखा जाता है कि भाई ये अच्छे तरीके के बीज है कि नहीं। फिर खाद का प्रबंधन किया जाता है कि अच्छी खाद जो है इस्तेमाल की जाती है, और कीट और रोग से नियंत्रण के लिए जैविक और रासायनिक नियंत्रण के तरीकों को उपयोग में लिया जाता है। फिर कटाई और भंडारण का कार्य किया जाता है। अब उद्यान बगीचा जो लगाने का फायदा क्या होता है? सही उद्यानिकी में सुधार, सही उपकरण और तकनीक का उपयोग करके पौधों की वृद्धि और विकास में सुधार किया जा सकता है, कार्य को सरल बनाया जा सकता है, अलग अलग उपकरण को यूज में लेके समय और लागत को भी बचाया जा सकता है, और उच्च गुणवत्ता वाली उपज को प्राप्त किया जा सकता है, और पर्यावरण को भी संरक्षण प्रदान किया जा सकता है, जैसे कि जैविक नियंत्रण और जल प्रबंधन और पर्यावरण को संरक्षित करने की मदद की जा सकती है। तो अब ये तो थी गार्डन को डिजाइन करने की, कि गार्डन अपन कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में बात थी। अब आती है बात द्रव उर्वरक के सिद्धांत एवं अनुप्रयोग, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर। तो अब प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो तरल उर्वरकों के सिद्धांत में मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व को एक तरल रूप में देना शामिल है। तो मतलब कि क्या करा जाता है,
कि तरल उर्वरकों के सिद्धांत में मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व को कैसे दिया जाता है? एक तरल रूप में दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उर्वरक। मतलब कि नाम से मालूम पड़ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि द्रव उर्वरक, मतलब कि आपका जो लिक्विड फर्टिलाइजर है ये द्रव के रूप में जो है काय को दिया जाता है? खेतों में दिया जाता है। इसका अनुप्रयोग मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। ये मतलब कि क्या काम करता है? वो जो लिक्विड रहता है उसमें जो है पोषक तत्व मिला करके डाला जाता है, उन्हें पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है, पानी में घोल के पौधों को प्रोवाइड किया जाता है। अब क्या होता है? सिद्धांत कौन सा रहता है? किस सिद्धांत पे काम करता है? कि पोषक तत्व की उपलब्धता होती है, कि ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, और सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तरल उर्वरक में सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों को स्थिरीकरण या घुलनशील बनाने में मदद करते हैं, जिससे वो पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। फिर पर्यावरण की सुरक्षा, तो मतलब कुछ तरल उर्वरक पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं क्योंकि वे रासायनिक उर्वरकों की तुलना में कम मात्रा में होते हैं और मिट्टी को कम प्रदूषित करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज में आता है? आपका तरल जो है फर्टिलाइजर या कह सकते तरल उर्वरक जो है ये अपने को कहाँ पे काम में आ सकता है? ये खेती में काम आ सकता है, ये बागवानी में काम आ सकता है, ये मिट्टी के सुधार के लिए काम में आ सकता है और फसल के उत्पादन में काम आ सकता है। तो अंतिम तौर पे हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि तरल उर्वरक जो रहते हैं ये एक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने का। यह खेती और बागवानी में उपयोग के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अगला जो टॉपिक है आपका, उस पे आते हैं दोस्तों। अगला आपका टॉपिक है प्रबंधन अभ्यास, गृह तथा रसोई अपशिष्टों से कंपोस्ट को तैयार करना, मतलब कि मैनेजमेंट प्रैक्टिस, होम एंड किचन वेस्ट कंपोस्टिंग। तो रसोई और घर के कचरे से कंपोस्ट बनाने का, खाद बनाने का तरीका है। आप सब्जियों के छिलके, फल, अंडे, अगर आपको क्वेश्चन आता है आपको याद रखना है कि गृह और तथा रसोई अपशिष्ट के कंपोस्ट कैसे बनता है। कंपोस्ट जो क्या होता है, एक प्रकार की खाद होती है, वो कैसे बनती है? घर से निकलने वाली जो सब्जियों के छिलके हैं, फल है, अंडे के छिलके हैं, चाय के बैग है, कॉफी के दाने हैं, जैविक कचरे को एक खाद बॉक्स या ढेर में एकत्रित कर देते हैं, इसे हरी परत कहा जाता है। साथ ही सूखे पत्ते, घास के कतरन और लकड़ी के बुरादे जैसी सूखी सामग्री इसमें मिला दी जाती है। इन सामग्री को बारी बारी से डालकर खाद बनाएं और समय समय पर घुमाते रहे ताकि वे अच्छी तरह से सड़ जाए। फिर ये जो है कंपोस्ट इस तरीके से बन जाता है। और ये जो कंपोस्ट रहता है इसमें ये क्या करता है? मिट्टी की गुणवत्ता, इसके लाभ क्या होते हैं? ये वाली जो खाद जो तैयार होती है, सब तरीके के जो किचन और ये वेस्ट जो निकलते हैं, इनको मिलाकर एक जगह पानी डाल दिया जाता है और एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसको टाइम से घुमाया जाता है जिससे कि वो सड़ जाता है और वो सड़ के अपने आप ही चाय में परिवर्तित हो जाता है, खाद में परिवर्तित हो जाता है। और इस खाद का क्या उपयोग रहता है? ये मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करता है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। ये इसके इम्पोर्टेंस है। अब अपन बात करते हैं, अगला टॉपिक है छत पर उद्यानिकी, सब्जियों, फलों एवं सजावटी पौधों का चयन एवं प्रबंधन, टेरेस गार्डनिंग, सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो अब छत पर उद्यमी खेती के लिए सब्जियों, फलों और सजावटी पौधों का चयन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले स्थान और मौसम का ध्यान रखते हुए ऐसे पौधों का चयन करना चाहिए जो आपकी जलवायु के लिए उपयुक्त हो। तो मतलब कि क्या हो रहा है कि छत पर खेती कर रहे हैं। अब छत पर खेती कर रहे हैं तो छत पर खेती कैसे कर रहे हैं? छत पर खेती के लिए ये क्या कर रहे हैं कि पहले तो ये देख रहे हैं कि आप जहाँ पे खेती करने वाले हैं वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है। इसके बाद आप जो है अपनी पसंद और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो सब्जियां रहती है, अलग अलग प्रकार के जो फल रहते हैं और अलग अलग प्रकार के जो सजावटी पौधे जो रहते हैं उनको आप
चुन सकते हैं। अब अपन बात करें सब्जियों का चयन की बात करें तो तेजी से बढ़ने वाली सब्जियां जो रहती है उनको आप चयन कर सकते हैं, जैसे कि मेथी है, पालक है, धनिया है, पुदीना है, सलाद है, टमाटर है। ये जल्दी बढ़ने लगते हैं और छत पर उगाए जा सकते हैं। तो छत पर खेती करनी है तो पहले मौसम देखें कि आपके यहाँ जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग आप खेती कर सकते हैं। वो जो पौधा आप लगाने वाले हैं वो वहाँ पनप सकता है क्या, ये आपको देखना है। उसके बाद में फिर सबसे पहले जो है तेजी से बढ़ने वाली सब्जियां लगा सकते हैं, धनिया, मेथी, पालक, पुदीना, सलाद, टमाटर ये लगा सकते हैं। उसके बाद में अन्य सब्जियां भी लगा सकते हैं, बैंगन है, गोभी, मिर्च, खीरा, कद्दू भी आप लगा सकते हैं। और लेकिन इन्हें जो है अधिक जगह और देखभाल की आवश्यकता होती है। उसके बाद में उच्चतम उत्पादन वाली सब्जियां, अगर आप अधिक उपज चाहते हैं तो आप बैंगन, गोभी और खीरा जैसे उच्च उत्पादन वाली सब्जियों को भी चुन सकते हैं। अब ये तो हुई सब्जियों की बात की, ये सब्जियां आप छत पे लगा सकते हैं। उसके बाद में आती है बात फलों का चयन कि भाई कौन से फल आप लगा सकते हैं। आप नींबू लगा सकते हैं, संतरा लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं और आम जैसे छोटे फल वाले पेड़ छत पर उगाए जा सकते हैं। मतलब कि ये कौन से वाले पेड़ की बात कर रहे हैं, ये वो बड़ा आम नहीं कह रहे हैं। मतलब कि कुछ हाइब्रिड क्वालिटी के आम भी आते हैं, जो पौधे आते हैं जो कि छोटे से रहते हैं, वो बड़े ही नहीं होते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। छत पे आम नहीं लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं। सजावटी पौधों का चयन, तो फूल वाले पौधे जो अलग अलग प्रकार के फूल जो रहते हैं, जैसे कि गुलाब है, सूरजमुखी है, लिली है, गुलदाउदी है, ऐसे फूल जो है आप इनके पौधे छत पर लगा सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर भी लगते हैं। झाड़ियां जो है सदाबहार और लबान जैसी झाड़ियां भी जो है लगाया जा सकता है और सजावटी पौधे भी लगाए जा सकते हैं। अब इनके लिए कैसे प्रबंधन करना पड़ेगा, मिट्टी का करना पड़ेगा कि मिट्टी छत पर मिट्टी तैयार करना महत्वपूर्ण है। आप बगीचे के मिट्टी जो है खाद और रेत को मिलाकर बना सकते हैं। पानी का नियमित रूप से आपको पानी देना पड़ेगा, खाद भी नियमित रूप से देनी पड़ेगी, कीट और रोग से बचाव भी आपको उनका करना रहेगा और कटाई भी टाइम टाइम से उसकी करते रहना होगी। फिर छत पे अगर आप पौधे लगाएंगे तो छत पे गीलापन रह करके हो सकता है कि आपकी छत में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए आप जो है छत पर एक परत भी लगा सकते हैं और उसके बाद में पौधों को कंटेनर में भी उगा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का कंटेनर, गमले या धातु के टब पर। उसके बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि छत पर उद्यमी खेती के लिए पौधों का चयन और प्रबंधन सावधानी से करना चाहिए। इन सुझावों को पालन करके आप अपनी छत पर एक सफल और सुंदर उद्यान बना सकते हैं। अपनी खेती के अनुसार आप पहले कंटेनर में छोटे पौधे को उगाकर इसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। तो ये हुई बात आपकी टेरेस गार्डनिंग की। अब आपका आता है आखिरी टॉपिक सेकंड यूनिट का, वो है जल संवर्धन, हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स या जल संवर्धन की मूल अवधारणा एवं प्रबंधन। तो हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है, ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें मिट्टी की जगह पौधे को पानी या अन्य माध्यम में पौधों को उगाया जाता है। ये एक ऐसी प्रकार की खेती होती है जिसमें पौधों को पानी और पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाया जाता है। मतलब कि मिट्टी नहीं डालते हैं, सीधा पानी में उगाया जाता है। उस पानी में ही वो अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों को डाल देते हैं, जिससे कि वो पानी में ही वो पौधा जो है लग जाता है। हाइड्रोपोनिक प्रणालियों का उपयोग करके पौधों को पानी और पोषक तत्वों की आपूर्ति की जा सकती है, जो उन्हें मिट्टी में उगाए जाने की तुलना से में अधिक तेजी से और स्वस्थ तरीके से बढ़ने में मदद करता है। और हाइड्रोपोनिक्स का मूल सिद्धांत क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये करता है मिट्टी रहित खेती। मतलब कि इसमें जो है पौधों को मिट्टी की जगह एक माध्यम में उगाया जाता है, जैसे कि रेत, बजरी, वर्मिक्यूलाइट या कोई अन्य कृत्रिम माध्यम में। पोषक तत्वों का घोल, उसमें जो है पोषक तत्व जो है मिला करके डाला जाता है पानी में। पानी का नियंत्रण, पानी की मात्रा और आवृत्ति का नियंत्रण किया जाता है, जिससे पौधे को अधिक पानी या कम पानी मिल सके, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हो।
अब हाइड्रोपोनिक्स के प्रबंधन की बात की जाए तो पोषक तत्वों का नियंत्रण, पौधों को सही पोषक तत्व प्रदान करना महत्वपूर्ण है, इसलिए पोषक तत्व के घोल की निगरानी और नियंत्रण किया जाता है। पीएच का निर्धारण किया जाता है, प्रकाश का नियंत्रण किया जाता है, तापमान का नियंत्रण किया जाता है और पानी का भी नियंत्रण किया जाता है। तो अब ये सब चीजें इसमें अपने को करनी रहती है प्रबंधन में क्या क्या किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स के या जल संवर्धन में? पोषक तत्वों का नियंत्रण किया जाता है, पीएच का नियंत्रण किया जाता है, प्रकाश का नियंत्रण किया जाता है, तापमान का नियंत्रण किया जाता है और पानी का भी नियंत्रण किया जाता है। अब इसके लाभ क्या होते हैं कि कम पानी का उपयोग होता है, फसलों की पैदावार भी होती है, कम जगह की आवश्यकता होती है और वर्ष भर खेती कर सकते हैं। ये इसके इम्पोर्टेंस होते हैं। तो यहाँ खत्म हो गई आपकी सेकंड यूनिट। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों कि आपके दिमाग में ये सब चीजें जो है फीड हो जाए कि आंसर आपको कैसे लिखना है। आंसर जब भी आप लिखते हैं परीक्षा में तो ये चीज का ध्यान रखें, कई स्टूडेंट्स जो है एक पॉइंट से लिखना स्टार्ट करते हैं, एक कोना पकड़ लेते हैं कि सबसे ऊपर के कोने से लेकर के नीचे के कोने तक सीधा सीधा लिख देते हैं, पर वो ये नहीं करते हैं कि ना तो पैराग्राफ बनाते हैं, ना पॉइंट्स बनाते हैं, ना पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, ना दूसरे कलर का पेन भी कि भाई ब्लैक पेन से अपन ने हेडिंग डाल दी और पैराग्राफ बना दी, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो आप जितना इम्पोर्टेंट चीजें और अच्छे से लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी डेफिनेटली आएंगे। और मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी याद से करना है और अपने दोस्तों को भी करवाना है। आते हैं अपन तीसरी यूनिट में। तो तीसरी यूनिट जो है वो आपकी है उद्यमशीलता अवधारणा एवं उपागम के बारे में, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच के बारे में। तो इसमें हम बात करते हैं ये क्या चीज है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैविक खेती और उद्यमशीलता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उद्यमशीलता मतलब कि क्या होता है? बिजनेस। तो उद्यमशीलता और जैविक खेती ये दोनों से इंटरकनेक्टेड। कैसे कनेक्टेड है? जैविक खेती में उद्यमी प्राकृतिक संसाधनों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रणाली विकसित करने के लिए एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिसमें जैविक खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण और विपणन शामिल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, इतने बड़े पैराग्राफ में सिर्फ मीनिंग निकल के इतना सा आया कि जैविक खेती को जो है आप क्या कर सकते हैं, एक जैविक खेती को आप जो है एक उद्योग के तौर पे स्थापित कर सकते हैं कि भाई आप उसमें जैविक फसलें ही लगाएं और उसको अच्छी दाम में उसको सेल करें, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है जैविक तौर पे बना है, रासायनिक तौर पे नहीं बना है। जैविक खेती में व्यवसाय के अवसर मिलते हैं, नई नई तकनीक का ज्ञान होता है, बाजार में जो है इसकी मांग बहुत तेजी से हो रही। लोग जो है केमिकल फर्टिलाइजर से बना हुआ भोजन अवॉइड करना चाहते हैं, वो ज्यादा पैसा देकर के जैविक खेती से बना हुआ जो जैविक भोजन है वो लेना चाहते हैं। उसके बाद में जैविक खेती में उद्यमशीलता के दृष्टिकोण, तो क्या क्या दृष्टिकोण है? टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होता है, मतलब कि ये आगे समय तक चलती है जैविक खेती। सामाजिक और आर्थिक लाभ होता है, समाज का लाभ तो हो ही रहा है कि भाई लोगों को हेल्थ बेनिफिट तो मिल रहा है और साथ में अपने को भी आर्थिक लाभ मिल रहा है। ज्ञान और कौशल, तो मतलब कि उद्यमी जैविक खेती में ज्ञान और कौशल प्राप्त करके अपना व्यवसाय को और बेहतर तरीके से चला सकते हैं। तो ये निष्कर्ष अगर इस चीज का निकालें तो वो निकलता है कि जैविक खेती और उद्यमशीलता एक साथ मिलकर के एक शक्तिशाली गठबंधन बना सकते हैं, जो कि पर्यावरण को तो संरक्षित करते ही हैं और समुदाय को भी सशक्त बनाते हैं और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने में मदद करते हैं। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक इसका, थर्ड यूनिट का। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है जैविक उत्पाद स्टार्टअप, मतलब कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टार्टअप। स्कोप एंड पोटेंशियल एरियाज एस वर्टिकल गार्डनिंग, वर्टिकल गार्डनिंग के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। उसके बाद में कंपोस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही है, ऑर्गेनिक ग्रोसरीज की बात की जा रही है, बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स की बात की जा रही है। तो वर्टिकल गार्डन का क्या स्कोप है? वर्टिकल गार्डन आपने देखा होगा जब आप बड़ी सिटीज में जाते हैं तो कई बार रोड के साइड में जो है आपने देखा होगा कि एक जाली है ऊपर तक लंबी की लंबी, और जो है उसमें जो है अलग बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं।
तो वो एक तरीके से उसको कहते हैं अपन वर्टिकल गार्डन। ये एक बहुत ही व्यापक है और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है और विशेषकर उन जगहों पे देखने को मिलता है जहाँ कम जगह होती है। इसका बहुत महत्व है। ये शहरी हरित स्थान को बढ़ाने, सौंदर्य को बढ़ाने, एयर क्वालिटी को सुधारने और यहाँ तक कि ऊर्जा दक्षता में भी योगदान देते हैं। अब इसके संभावित क्षेत्र कहाँ हैं? शहरी क्षेत्र में, शहर में जो है हरित स्थान दे सकता है, सुंदरता बढ़ा सकता है, एयर क्वालिटी बढ़ा सकता है, ऊर्जा की दक्षता बढ़ा सकता है और खाद्य सुरक्षा भी जो है वर्टिकल गार्डनिंग का इस्तेमाल खाद्य पदार्थ को उगाने में भी किया जा सकता है, क्योंकि बेलनुमा जो पौधे हैं वो वहाँ पे आप लगा सकते हैं वर्टिकल गार्डन में, और जिससे शहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा में भी सुधार होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समाज को भी जो है लाभ होता है और साथ में जो है आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। फिर शैक्षिक उपकरण, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल लोगों को पौधों की देखभाल, स्थिरता और पर्यावरण के बारे में सीखने के लिए भी बताता है कि भाई पर्यावरण का अपने को ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य और कल्याण, मतलब कि लोगों का जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य जो है, पौधों को देख करके तो वैसे ही लोगों को एक अच्छी फीलिंग आती है। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में जब आपको हरे हरे पौधे दिखते हैं तो आपका मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। उसको देख करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ जो है ग्रीनरी दिखाई देती है। फिर जो वर्टिकल गार्डन है, सीधे सीधे जो गार्डन रहेगा उसमें बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े रहेंगे, पौधे रहेंगे और जो आपके पक्षी जो रहेंगे, इनको एक तरीके से आवास भी उनको रहने के लिए, वो उनके वहाँ पे जो है बहुत सारे पक्षी जो है वो अपना वो घोंसला भी बना के वहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद में बात की जाए, आगे बढ़ते हैं। कि कहाँ कहाँ अपन ये सब चीजें लगा सकते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो घर में, अपार्टमेंट में, उसके बाद में कार्यालय और व्यावसायिक भवन की बात करें, फिर सार्वजनिक स्थान पे, उसके बाद में शिक्षा संस्थान में, उसके बाद में कृषि और खाद्य उद्योग में, ये सब दूर इनको लगाया जा सकता है। हॉस्पिटल्स में भी इसको लगाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका टॉपिक है जैविक उत्पाद प्रमाणन विधियां एवं अभिकरण, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन मेथड एंड एजेंसीज। तो अब जैविक उत्पाद प्रमाणन की विधियां और अभिकरण जैविक उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों को स्थापित करने के लिए आवश्यक है। ये प्रमाणन ये सुनिश्चित करता है कि उत्पादकों ने जैविक खेती के नियमों का पालन किया है कि नहीं, और ये उनके उत्पादक जैविक मानकों के अनुसार। भारत में जैविक प्रमाणीकरण के लिए मुख्य रूप से दो विधियां उपयोग में ली जाती है। एक तो है एनपीओपी मतलब कि तृतीय पक्ष प्रमाणन, और एक होता है पीजीएस इंडिया प्रमाणन। तो एनपीओपी प्रमाणन क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं तृतीय पक्ष प्रमाणन। यह प्रमाणन प्रणाली मुख्य रूप से निर्यात के लिए उपयोग की जाती है। इस प्रमाणन प्रणाली में एक मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसी फार्म या प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे जैविक मानकों को पालन कर रहे हैं कि नहीं, और यदि फार्म या प्रसंस्करण इकाई मानकों का पालन करता है तो प्रमाणन एजेंसी उन्हें एक जैविक प्रमाण पत्र देती है। भारत में एनपीओपी प्रमाणन के लिए एपीईडीए जिम्मेदार है। उसके बाद में एक और जो प्रमाणन कंपनी है वो इंडिया में, वो है पीजीएस इंडिया प्रमाणन। यह एक सहयोगी प्रमाणन प्रणाली है जिसमें किसानों को एक दूसरे के साथ मिलकर अपने उत्पादों को प्रमाणित करने की अनुमति मिलती है। कि मतलब दो किसान एक दूसरे के साथ मिलकर के एक दूसरे के जो क्रॉप्स हैं उनको जो है प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इस प्रणाली में किसानों के एक समूह एक दूसरे की खेती के प्रमाण की प्रक्रिया को सत्यापित करते हैं और उनके उत्पादों को प्रमाणित करते हैं। ये प्रमाणन प्रणाली उन किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो छोटे पैमाने में जैविक खेती करते हैं और जिनके पास बड़े पैमाने पर प्रमाणन के लिए संसाधन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए इस टॉपिक का अगर प्रमाणन बार बार आ रहा है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, प्रमाणन मतलब कि सर्टिफिकेशन। आपको सर्टिफिकेट मिलता है, क्यों मिलता है? आपने कुछ काम किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। उसी तरीके से जो
अगर आप जैविक खेती करते हैं तो भारत में जो है 2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको प्रमाण पत्र देते हैं कि हाँ ठीक है, आपकी जो फसल है वो जैविक खेती के नियमों के अनुसार ही बनी है, या आपकी जो फसल है वो 100% जो है जैविक प्रक्रिया के द्वारा बनी है। तो एक तो है एनपीओपी, जो कि एक जो कि क्या है, प्रमाणीकरण देता है एनपीओपी भारत के में, और एक वो देता है पीजीएस। पीजीएस में मतलब क्या होता है कि जो ये छोटे किसान जो रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा खेती नहीं रहती, तो वो जैविक खेती अगर करते हैं तो वो उनका एक समूह दूसरे समूह को प्रमाण पत्र जारी करता है, और ये जो है इससे ये मदद होती है कि सामने जब वो बेचने जाता है तो उसको उसकी फसल का अच्छा भाव मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसके पास प्रमाण पत्र रहता है कि ये 100% उसने जैविक प्रोडक्ट बनाया है। अगला टॉपिक है आपका प्रतिष्ठान स्थापित करने के चरण, उत्पाद चयन एवं बाजार की संभावना, स्टेजेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंटरप्राइज, प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड मार्केट पॉसिबिलिटीज। तो प्रतिष्ठान स्थापित करने के चरण में सबसे पहले उत्पाद या सेवा का चयन करना होता है, फिर बाजार की संभावना का आकलन किया जाता है। बाजार की संभावना का मतलब है ये देखना कि आपके उत्पाद या सेवा के लिए कितनी मांग है और क्या आप उसे बेचने के लिए बाजार में अच्छी स्थिति में है। बाजार की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए आपको अपने लक्षित ग्राहकों को विश्लेषण करना होगा, अपने प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण करना होगा और बाजार की स्थितियों का विश्लेषण करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिष्ठान स्थापित करने के चरण, मतलब कि आप कोई सा प्रतिष्ठान को स्थापित करना चाह रहे हैं, आप कोई सा एंटरप्राइज, आप कोई सी, मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है कि आप एक दुकान खोलना चाहते हैं। अब दोस्तों आप एक दुकान खोलना चाहते हैं तो आप पहले वो दुकान ऐसे ही हर कुछ ही उठा के थोड़ी ना कहीं पे दुकान खोल देंगे। आप पहले देखेंगे कि भाई मार्केट में किस चीज की जो है कमी है। जब आप देखेंगे मार्केट में इस चीज की कमी है तो फिर आप उस चीज को देखेंगे कि हाँ इस चीज की कमी है, तो मेरे पास क्या लागत इतनी है कि मतलब मेरे पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन है क्या कि मैं वो जो है वो जो बिजनेस का मैं प्लान कर रहा हूँ वो बिजनेस में कर पाऊंगा उस फाइनेंशियल कंडीशन में। और अगर मैं कर पाऊंगा तो उसमें अगर मैं सक्सेसफुल नहीं रहा तो क्या मैं बहुत ज्यादा घाटे में चला जाऊंगा। तो ये सब चीजें का ध्यान रखा जाता है कायम में किसी भी प्रतिष्ठान को स्थापित करने के लिए। तो ये चीजें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई विशेष टेंशन या विशेष कोई बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट टॉपिक है 3rd यूनिट का, उसके बाद में आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप जो है इसको बार बार सुनेंगे और बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब करेंगे और इसको बार बार सुनेंगे तो आपको 100% जो है ये चीज फाइनली याद हो जाएगी। तो लास्ट टॉपिक को जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आपका लास्ट टॉपिक है परियोजना प्रबंधन, विपणन तकनीक, सामाजिक एवं आर्थिक उपागम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, टेक्निकल, सोशल एंड फाइनेंशियल अप्रोच। तो परियोजना प्रबंधन में मार्केटिंग, टेक्निकल, सोशल और इकोनॉमिक उपागम एक परियोजना सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। तो क्या है कि जब आप कोई सा प्रोजेक्ट चलाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक प्रोजेक्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को पहले तो उसकी अच्छे से मार्केटिंग होना चाहिए, उसका टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए, उसका सामाजिक तौर पे क्या इंपॉर्टेंस है वो याद होना चाहिए और आर्थिक तौर पे हमको क्या लाभ उससे मिल सकता है ये भी हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो ये जो चारों उपागम हैं इनको परियोजना प्रबंधन में शामिल करने से परियोजना की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मतलब कि क्या हुआ कि आपने अगर अच्छे से मार्केटिंग की और आपको टेक्नोलॉजी का अच्छे से ज्ञान है और अगर आपने सामाजिक तौर पे उसको देख लिया कि भाई हाँ समाज को भी इसकी जरूरत है, और तो फिर अपने आप ही आपको जो है आर्थिक लाभ उससे प्राप्त होने लगेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपका जो ये सिलेबस जो था जैविक खेती का ये यहीं समाप्त होता है और आपको जो है ये वीडियो बार बार सुनना है। 2-4 बार आप कम से कम अगर इसको सुन लेते हैं तो आपको 100% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मैं जल्दी ही जो है और अच्छे एजुकेशनल वीडियो लाने वाला हूँ। पर ये तभी हो पाएगा पॉसिबल जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे बताएंगे
कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे आपके लिए अच्छा सा वीडियो लेकर के आऊँ। और एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से है आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और गुड लक कहता हूँ, और जल्दी से बहुत ही अच्छे नंबर से पास होइए।